सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं एंड आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। सो इस वीडियो में अपन रिवाइज करने वाले हैं एसिड 210, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बड़ा ही सिंपल स्टैंडर्ड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। सिर्फ 5 मिनट का टाइम आप मुझे देते हो तो सर अपन 5 मिनट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टैंडर्ड को रिवाइज करने वाले हैं। और मतलब एकदम दिल खोल के लाइक करो यार वीडियोस को। आप जब वीडियोस को लाइक करते हो तो हमें आपका प्यार मिलता है एंड काम करके मजा आता है। तो दिल खोल के लाइक करो वीडियोस को एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले देखो यार, स्टैंडर्ड बहुत सिंपली कहता है, बोला देखो यार, जब मैनेजमेंट तुमको ऑफर देगा, जब कोई मैनेजमेंट तुमको ऑफर देगा और बोलेगा मिस्टर ऑडिटर आप हमारी कंपनी के ऑडिटर बन जाइए ना, तो हम उस वक्त ना मैनेजमेंट के सामने कुछ प्री कंडीशंस इंपोज करेंगे, कुछ कंडीशंस इंपोज करेंगे। अगर मैनेजमेंट हमारे प्री कंडीशंस को मान लेता है तब अपन एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर अपन एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट कर देंगे, अपन एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर देंगे। और फिर जो भी अपने टर्म्स वगैरह होंगे हम लोग उसको रिटर्न वे में डॉक्यूमेंट कर देंगे, रिटर्न वे में लिख देंगे। तो तीन प्री कंडीशंस है सर, तीन प्री कंडीशंस है जो ऑडिटर मैनेजमेंट के सामने इंपोज करता है। वन इज कि देखो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना आपका काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एफआरएफ के हिसाब से बनाना आपका काम है। तो आप हमें रिटर्न में लिख के दीजिए कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाया है। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना आपका काम है, उसके इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना आपका काम है। तो आप हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किए गए हैं दैट इज इफेक्टिवली डिजाइन टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। एंड थर्डली, आप हमें एक्सेस प्रोवाइड करने वाले हो टू ऑल द इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आप हमें एक्सेस प्रोवाइड करने वाले हो टू ऑल द इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड टू ऑल द पर्सन्स विद इन द एंटिटी। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 याद करो, वो भी ऑडिटर को राइट देता है टू ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, एंड वही प्री कंडीशन में अपन इंपोज करने वाले हैं यहाँ पे। अब मैनेजमेंट अगर तीनों बातें मान लेता है सर तो अपन एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट कर लेते हैं और एंगेजमेंट लेटर में कुछ बातें लिख देते हैं कि भैया मेरे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, मेरे ऑडिट का स्कोप क्या होने वाला है, एज ए ऑडिटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाली है, एज ए मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाली है। राइट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या। अपन ऑडिट में प्लानिंग कैसे करने वाले हैं, परफॉर्मेंस कैसे करने वाले हैं, एफआरएफ कौन सा यूज होने वाला है, विच इज द एफआरएफ दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, किस बेसिस में अपना फीस कंप्यूट होने वाला है, मनी कितना मिलने वाला है, हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू गेट, कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल होने वाला है, एंड कौन सा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्टिंग होने वाला है, कौन से फॉर्म एंड कंटेंट में अपने को रिपोर्टिंग करनी है। तो ये सारा बात एंगेजमेंट लेटर के अंदर सर जी आ जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना कि अगर असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट तुम्हारे काम को लिमिटेशन लगा देता है तो अपन कहेंगे कि भाई ऐसे काम को क्या है, धिक्कार है, ऐसे काम को अपन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ऐसा काम अपन लेंगे ही नहीं, क्योंकि अपने को इंडिपेंडेंटली काम करना है। मान लो शुरू में तो मैनेजमेंट ने सारे टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए थे। लेटर ऑन आफ्टर ड्राफ्टिंग द एंगेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करना चाहता है। कहता है मिस्टर ऑडिटर शुरू में तो हम तुम्हारी सारी बातें मान गए थे, लेकिन अब हम कुछ टर्म्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अब हम तुम्हें कुछ एक्सेस नहीं दे सकते, अब हम तुम्हें कुछ बुक्स का एक्सेस नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, ओके मिस्टर मैनेजमेंट, थैंक यू वेरी मच, आई एम एग्रीइंग विथ योर प्रपोजल, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। या फिर हम क्या बोलेंगे, ओके मिस्टर मैनेजमेंट आप हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम रिजाइन करके जा रहे हैं, ऐसा करेंगे क्या? वो भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भैया जो रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है क्या वो मेरे लेवल ऑफ एश्योरेंस को कम कर रहा है। अगर मेरे लेवल ऑफ एश्योरेंस को कम ही नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मेरे लेवल ऑफ एश्योरेंस को कम कर रहा है तब जाके मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा भैया रीजन क्या है, क्या इनको मना कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई रीजनल जस्टिफिकेशन है क्या, तुम्हारे पास कोई रिजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या। हो सकता है ना यार वो बुक्स वगैरह जो गोडाउन में रखा हुआ था वहाँ फायर लग गया, आग उग लग गया, इसके लिए मैनेजमेंट मेरे को बुक्स नहीं दे पा रहा, तो रिजनेबल ग्राउंड है। तो अगर रिजनेबल ग्राउंड है तो आई मे कंटिन्यू एंड गिव अ डिस्क्लेमर लेटर ऑन। बट अगर रिजनेबल जस्टिफिकेशन भी नहीं है मैनेजमेंट के पास, तब मैं विड्रॉवल की लीगल पॉसिबिलिटी को कंसिडर करूंगा कि लॉ इस सिचुएशन में क्या मेरे को विड्रॉ करने की इजाजत देता है, एंड आई विल कंसिडर द नीड ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट अबाउट दिस टू द ऑथोरिटीज हु हैव अपॉइंटेड मी, to report about this to the board of directors, to report about this to the those charged with governance, to report about this to the regulatory authorities। ठीक है जी, ये वाला सिचुएशन आ गया। फिर एक क्वेश्चन बनता है इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जब एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना पड़ सकता है, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब आपको एक नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ सकता है। तो शुरू शुरू में जो जो एंगेजमेंट लेटर आपने ड्राफ्ट किया था, कब कब अपने को नया एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करना पड़ सकता है, कब कब रिवाइज करना पड़ सकता है। तो देखो जी, जब मैंने ऑडिट एक्सेप्ट किया था ना तो मैंने मैनेजमेंट को देखा था कि मैनेजमेंट में कौन है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को देखकर ही मैंने काम एक्सेप्ट किया था। मैंने एफआरएफ आइडेंटिफाई किया था, मैंने अपना रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एसेस किया था। अगर इन सारी चीज़ों में चेंजेस हो जाए तो एंगेजमेंट लेटर नया चला जाएगा कि सीनियर मैनेजमेंट में ही चेंजेस आ गया, एफआरएफ ही चेंज हो गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ही मेरी चेंज हो गई, लॉ में कुछ चेंजेस आ गए, राइट। कंपनी का नेचर एंड साइज चेंज हो गया,
मैं ऑडिट करने गया था कंपनी का, बट वो जो कंपनी है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। मैं प्राइवेट कंपनी को ऑडिट करने गया था, वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। जो ओनर्स हैं, जो मालिक है, वही चेंज हो गए हैं, सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी, और कुछ लोगों ने टेक ओवर कर लिया कंपनी को। सो दैट कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे नया एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो जाए। तो चेंजेस इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंजेस इन एफआरएफ, चेंजेस इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ओनरशिप में सिग्निफिकेंट चेंजेस, नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस, ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज हो गए, आपने उन टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर अपने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गया था, तो कॉन्ट्रैक्ट गलत बन गया था, अब अपन रिवाइज करना चाहते हैं, नया एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। और ये जो एंगेजमेंट लेटर बनता है सर, या तो ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के फॉर्मेट में बन सकता है, या फिर किसी भी दूसरे सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट के फॉर्मेट में बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका कोई एज सच फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ भाई कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में गया होगा, कुछ चीज़ें याद, कुछ चीज़ें आपको और थोड़ा सा रिटेंशन में थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। एंड आपको लगता है सर ये वीडियो फ्रूटफुल था, अपन ने फटाफट ऐसे 210 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एकदम क्विकली 5 मिनट में रिवाइज किया है सचमुच, एंड आपके लिए बेनिफिशियल है, तो जम के वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, एंड ये जो वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम लोग डेली बेसिस में ऐसे वीडियोज़ लेकर आएँ और आपका बेनिफिट करा सकें, राइट। So all the very best. Love you all. Take care. Stay connected. Keep studying. Keep working hard. And make sure you are going to clear the upcoming examinations with flying colors.